स्वागत है आपका। आपको बता दें, आपसे कुछ ही क्षणों में हमारे साथ यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता जेड दरार साहब जुड़ने वाले हैं। लेकिन ये सब क्यों है? क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है, एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है इन दो बड़े नेताओं की। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो 4 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है जो बाइडेन के बाद। उन्होंने कई राष्ट्रपतियों को आते हुए और जाते हुए देखा है, रशिया से डील करते हुए देखा है, लेकिन अब यह उनका गोल्डन मोमेंट था। जिनीवा में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। हर कोई जानना चाहता था कि दुनिया की दो महाशक्तियों की मुलाकात से इनके रिश्तों का तनाव क्या कम होगा। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद बाइडेन और पुतिन की पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों ने जल्द ही अपने अपने राजनयिकों की तैनाती की बात तो कही, लेकिन लगे हाथ अमेरिका ने रूस में विपक्ष के नेता नेवेल्नी और साइबर हमलों को लेकर रूस को वार्निंग भी दे दी। बाइडेन और पुतिन की मुलाकात पर बात करने के लिए हमारे साथ अमेरिका से लाइव जुड़े हैं जेड दरार साहब। जेड दरार साहब जो हैं अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन। ठंडी जगह पर मुलाकात हुई, लेकिन बड़ा ही गर्मजोशी से हाथ मिलाया गया और उसके बाद भी सारी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बड़ी पॉजिटिव आ रही हैं। क्या ये समझा जाए कि इन दो महाशक्तियों की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद हम एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखेंगे जो अभी तक का एक राइवलरी दिखाई दे रही थी रशिया और अमेरिका के बीच में पिछले कुछ दिनों से खासकर? जी निशांत जी, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि इस मीटिंग का क्या मकसद था, और वो हम बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन भी खुद स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि ये हम समझते हैं कि फ़ेस टू फेस डिप्लोमेसी का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इसलिए राष्ट्रपति बाइडेन ने ये फैसला लिया है कि उन्होंने पुतिन से फ़ेस टू फेस मुलाकात करनी थी। और उन्होंने कब किया? उन्होंने G7 के बाद, नेटो से मिलने के बाद और यूरोपियन यूनियन हमारे सहयोगियों से मिलने के बाद उन्होंने पुतिन से मुलाकात की है। और हम ये भी स्पष्ट तरीके से कहना चाहते हैं कि हम बहुत ही रियलिस्टिक हैं इसके आउटकम से। यानी कि हम नहीं समझते कि हम एक बहुत बड़ा तब्दील देखेंगे हमारे मुलाकात रशिया के साथ, लेकिन ये कहते हुए हम ये भी समझते हैं कि अपने रिलेशंस को एक लेवल और सॉलिड बेसिस पे हम रखना चाहते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया कि G7, फिर नेटो और US और EU समिट, हर एक में एक सेंस ऑफ कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा था। राष्ट्रपति बाइडेन की तरफ से वर्ल्ड पावर को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरीके से चाइना आगे बढ़ रहा है। रशिया ने ऑन द कॉन्ट्ररी इस बैठक से पहले एक अमेरिकन टेलीविजन को इंटरव्यू में जमकर चाइना की तारीफ की है। उस दिशा में क्या कोई बातचीत हुई? एंड इज इट पॉसिबल कि आप वो हमसे शेयर करें? ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत इस देश के लिए बड़ा जानना जरूरी है, लेकिन यू हैव द राइट टू कीप इट कॉन्फिडेंशियल सर। जी निशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम डिटेल्स को आप भी समझ सकते हैं कि उसको हम प्राइवेट रखना चाहते हैं। लेकिन ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि आपने निशांत जी बिल्कुल ठीक कहा है कि हम अपने सहयोगियों के साथ काम करना है। और ये कहते हुए हम रशिया के साथ भी बहुत स्पष्ट तरीके से हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे रेड लाइंस हैं वो भी बहुत साफ़ हैं, जिनमें पहली बात तो ये है कि हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है साइबर अटैक से, वो हम सुरक्षित रखना चाहते हैं और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और जहाँ तक अलेक्सी नावाल्नी है, जो एक एक्टिविस्ट है रशिया में, अगर उनके हालात ठीक नहीं हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही इंतहाई सीवियर होंगे रशिया के लिए। मैं एक बार फिर से आपसे समझना चाहूँगा, क्या चाइना के लिहाज से कोई बातचीत हो पाई? जी ये अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो वो शायद fair enough, I can understand. I missed out that point, sir. I can totally understand. मेरा अगला सवाल इस चीज़ को लेकर है कि आपने साइबर वॉरफेयर की बात की। एक आयरनी ये है
कि अमेरिका की जो एजेंसीज हैं वो रशिया को वार्न करती हैं कि चाइना साइबर अटैक कर रहा है, और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है साइबर स्कूप का, कि किस तरीके से उनके हैकर्स जो हैं वो रशिया के ऊपर अटैक कर रहे हैं। बल्कि इस मुलाकात से पहले ही रशियन गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर अटैक हुआ। क्या हम, क्योंकि जो हमने पुतिन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी, क्या एक ग्लोबल साइबर वॉरफेयर में हम रशिया और अमेरिका को साथ एंटी स्टेट एलिमेंट्स के खिलाफ देख सकते हैं? जी, इस वक्त तो खैर हमने ऐसा कुछ सच फैसला नहीं लिया, लेकिन बिल्कुल मैं ये कह सकता हूँ कि साइबर अटैक्स सिर्फ एक देश का मसला नहीं है। हमने देखा है कि पूरी दुनिया में ऐसे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं है। हम समझते हैं कि जब आप अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित नहीं रख सकते तो ये सिर्फ आपकी इकॉनमी का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे इलाके का, पूरे सिटीजन एक इसका मनफी असर हो सकता है, यानी कि बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे हमने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इजहार किया। अब जेड तरार साहब, एक बड़ा ही डिस्टिंक्टिव पैटर्न दिखाई दे रहा है रशिया की तरफ से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दे आर कोजिंग अप टू कंट्रीज विच आर अगेंस्ट अमेरिका। यानी कि अगर हम बात ईरान की करें, अगर हम बात अफगानिस्तान में तालिबान की करें, अगर हम बात करें चाइना की, क्या, और इसमें एक बड़ा डिलिब्रेट पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्या ये जो एक कोल्ड वॉर परसेप्शन बन रहा था, कोल्ड वॉर पार्ट 2 का, क्या वो परसेप्शन इस मुलाकात के बाद खत्म होता दिखाई दे रहा है आपको? शायद अगर हम राष्ट्रपति बाइडेन का कहना देखें तो यहाँ से हम कुछ डिटेल्स देख सकते हैं, और उनका ये कहना था कि इस मुलाकात के बाद हम नहीं समझते कि हमारे रिलेशनशिप में कोई ऐसा बहुत ही तब्दील हम देख सकेंगे। लेकिन ये कहते हुए उनका उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में हम एक नया न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी को हम देख सकेंगे। तो इसमें हम काम कर रहे हैं इस वक्त, और उम्मीद करते हैं कि हम इसमें सक्सेस भी हम देख सकेंगे। जहाँ तक रशिया का जो फॉरेन पॉलिसी, इसमें शायद हमने बहुत ही स्पष्ट तरीके से हम कह चुके हैं, बल्कि सालों से, और ये एक बायपार्टिसन मामला है अमेरिका में, कि हम नहीं समझते कि जो रशिया का जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, अगर आप यूक्रेन में देखें वहाँ पे, या अगर आप उनके जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड है वो भी आप देखें, तो हम नहीं समझते कि ये सही रास्ता पे जा रहा है। और इसीलिए हम अपने साथियों सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिनमें शामिल ज़ाहिरी बात है नेटो है, यूरोपियन यूनियन है, यूके है। साउथ एशिया का बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्ट था इस मुलाकात में, और अगर मैं, क्योंकि हम भारत से आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं, तो भारत के लिहाज से कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो बड़े मैटर करते हैं, चाहे वो S-400 मिसाइल सिस्टम हो, या फिर ईरान हो जो भारत का तेल संबंध है, या फिर अफगानिस्तान हो जहां पर अमेरिका इवैक्यूएट करने जा रहा है। साउथ एशिया के लिए क्या कुछ है इस बैठक में जो कि बड़ा पॉजिटिविटी लेकर आया? जी बिल्कुल है, बल्कि अगर हम सिर्फ एक ही हिस्सा देखें, जो हमारे आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी का जो चांस है आगे आने वाले दिनों में, अगर हम देखें तो ये सिर्फ साउथ एशिया का नहीं, पूरी दुनिया का इसमें फ़ायदा है। और ख़ास तौर पे अगर आप उस रेंज को देखें तो साउथ एशिया का भी एक बहुत ही फ़ायदा है इसमें, क्योंकि अगर अमेरिका और रूस के बीच एक एग्रीमेंट आ सकता है तो मेरे ख्याल में ये फिर पूरी दुनिया के लिए, पूरी विश्व के लिए एक बहुत ही बड़ा चांस है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मुलाकात हुई, ये हाल के दिनों में जिस तरीके से जो स्टेटमेंट्स आ रहे थे दोनों की तरफ से, और बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आ रहे थे, और बहुत एक एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था, अब वो इस मुलाकात के बाद कम होता हुआ दिखाई देगा? मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि इस मुलाकात के बाद आप कोई ऐसा
बहुत ही करीबी रिलेशनशिप देखेंगे फ्यूचर में, क्योंकि अगर आप हमारे जो पॉलिसी डिफरेंसेस है अगर आप उसमें देखें क्या क्या हमारे जो अंदाज का जो फ़र्क है वो खैर कहीं नहीं जा रहे, जो बुनियादी तौर पर हमारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलिसी डिसएग्रीमेंट्स है वो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनसे स्पष्ट तौर पर बात नहीं करना या हमने पुतिन से फ़ेस टू फेस बात नहीं करना या बैठना नहीं है। इसका बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं है। सिर्फ ये है कि हमने रियलिज़म से उनके पास उनसे बातचीत करना है। मैंने एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा है। वो शिफ्ट ये है कि एक मैसेज गया था जब राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन साहब की बात हुई थी। वो स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि बहुत अच्छा है, ऑल इज़ गुड। और यहाँ पर सब कुछ बड़ा गार्डेड था, लेकिन उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन साहब ने बोला वो क्लियरली था कि उम्मीदों से ज़्यादा अच्छी मुलाकात थी, बड़े पॉजिटिव माहौल में मुलाकात हुई और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी हम लोग बातचीत भी कर लेंगे। तो क्या ये समझा जाए कि जो मेजर पॉलिसी इश्यूज़ हैं या पॉइंट ऑफ कंटेंशंस हैं, वहाँ पर एक कॉमन पॉइंट पर साथ चलने के लिए तैयार हैं आप लोग? जहाँ तक हम उनसे काम कर सकते हैं, रूस के साथ काम कर सकते हैं, वो बिल्कुल हम तैयार हैं। लेकिन ये कहते हुए हम बहुत सारे इश्यूज़ हैं इस वक्त जिनमें शामिल अलेक्सी नवाल्नी हैं जैसे हमने कहा, और हमारी अमरीकी शहरियों को अभी तक कैद में हैं रूस में, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे बीच में। लेकिन बिल्कुल जहाँ हम काम कर सकते हैं रूस के साथ वहाँ हम तैयार हैं। अब एक सवाल बार बार हर एक के मन में आ रहा है और ये एक आम इंसान का सवाल है। एंड आई एम प्रीटी श्योर अमेरिका के जो कान हैं वो हमेशा ज़मीन पर लगे रहते हैं। ये बहुत बड़ी क्राइसिस है और इस क्राइसिस में कंट्रीज़ की ईगो मैटर नहीं करती है, बल्कि एक पैंडमिक का जो निपटने का तरीका है वो मैटर करता है। क्या अमेरिका और रशिया पर्सनल डिफरेंसेस को दूर करके इस ग्लोबल पैंडमिक से एक साथ निपटने के लिए तैयार हैं, इस चुनौती से टकराने के लिए तैयार हैं? क्योंकि दोनों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महारत है वो अनप्रेसिडेंटेड है। निशांत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि कोविड-19 इस वक्त एक बहुत एक महत्वपूर्ण मसला है। एक पूरे विश्व में हम इसका सामना करना चाहते हैं और इसलिए हम ग्लोबल कोवैक्स निज़ाम से हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमने 500 मिलियन 50 करोड़ वैक्सीन्स को का वादा किया है हमने। और जी बिल्कुल, इसमें रूस का भी एक किरदार है, बल्कि होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क होते हुए। लेकिन ख़ास अगर डिटेल में जाएंगे इस वक्त नहीं है मेरे पास कि रूस का क्या किरदार होगा ग्लोबल कोवैक्स में। लेकिन बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि अगर पूरी दुनिया ने मिलकर इस महामारी को निपटने के लिए काम नहीं किया तो बहुत मुश्किल होगा। ये पहला दौरा था राष्ट्रपति बाइडेन का और ये बड़े मुश्किल हालात हैं। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा, क्या टेकअवेज रहे, 3 महत्वपूर्ण टेकअवेज इस पहले दौरे में राष्ट्रपति बाइडेन के? जी अब सिर्फ 3 नहीं है, लेकिन मैं कोशिश तो करूँगा निशान जी। पहली बात तो ये है जी पहली बात तो ये है कि कोविड-19 का ख़ात्मा देखना, पूरी दुनिया में इसको ख़त्म करना, क्योंकि हम जानते हैं, मैं भी आपसे बात कर चुका हूँ कई दफ़ा, कि हम में से कोई भी सुरक्षित नहीं होगा जब तक कि हमने पूरी दुनिया से कोविड-19 को नहीं हराया। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ये तो हम समझते हैं कि अगर हमने इस वक्त वो जो मुश्किल फ़ैसले हैं, अगर हमने इस वक्त वो नहीं लिया तो आने वाले 10, 20, 30 साल में हमें और भी कार्बन एमिशंस को काटने पड़ेंगे, जो कि इंतहाई मुश्किल होगा। और अगर हमने नहीं किया तो जो हम क्लाइमेट चेंज उसके असरअंदाज हम देखेंगे वो इससे भी बुरे होंगे जो कि हम देख रहे हैं इस वक्त। और तीसरी बात,
जो कि राष्ट्रपति बाइडेन भी खुद कह चुके हैं कई दफ़ा। उन्होंने G7 पे कहा है, उन्होंने फिर ये बाइडेन पुतिन मीटिंग के बाद भी कहा है उन्होंने कि हम समझते हैं कि हम इसलिए एक ताकतवर मुल्क हैं क्योंकि हम और हमारे सहयोगियों अपनी बुनियाद को डेमोक्रेसी समझते हैं। यानी कि हम ये बताना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बाइडेन का स्पीच में G7 स्पीच में यही उनका आई थिंक हाईलाइट था कि हम समझते हैं कि जब हम डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाते हैं तो हम पूरी दुनिया के जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अभी चैलेंज ये है कि हमने पूरी दुनिया के सामने दिखाना है कि हम उस मयार पर हैं, हम उस लेवल पर हैं और हम इन जो इंतहाई मुश्किल सवाल हैं इनका हम जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बातचीत की। दो महाशक्तियों की मुलाकात हुई है, बहुत टेंटेटिव हैं, संभल कर पांव रख रहे हैं, लेकिन वो जो तलखी थी वो कम होती दिख रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।